खास मेहमान जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी बीजेपी से, रवि अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं और योगेश यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है डीएनएन में। शुरुआत मैं आपसे करूंगी योगेश जी, कितना रास आया आपको बजट आज का? एक बार फिर साधने की कोशिश करेंगे। रवि जी मैं आपका रुख करूंगी, बजट को अगर समझा जाए तो आप किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिखने की लगातार यहां पर बात कही जा रही थी और वो झलक भी यहां देखने को मिली, लेकिन विपक्ष खासा नाराज नजर आ रहा है, निराशाजनक है। ऋतु जी, दरअसल बजट की पहली खासियत तो यही है कि वित्त मंत्री जी ने कोई नए कर की घोषणा नहीं की है। कोई नया कर जो है इस साल, चूंकि कोरोना काल में पिछले साल ही काफी दिक्कतें लोगों ने महसूस की है और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी स्थिति संभलने वाली नहीं है। इसको देखते हुए सरकार ने कोई नया कर इस बजट में नहीं लगाया है, ये अच्छी बात है। और अभी वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि चूंकि जो हालात हैं, आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। और जहाँ तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप की बात की जा रही थी, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है और इसमें 4 इसको हिस्सों में बांटा है। एक तो सुशासन, दूसरा मिशन अर्थव्यवस्था, इसमें तीसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य और चौथा जो है अधोसंरचना विकास। तो निश्चित तौर पर जो बजट को है ना, इसी हिस्से में अगर आप देखा जाए तो इसी 4 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए कि कृषि और सहकारिता में कि बजट में पिछले साल की तुलना में इस साल काफ़ी वृद्धि की गई। कृषि में देखा जाए तो 43% के लगभग उसमें इंक्रीज किया है बजट को, और सहकारिता में 103% करीब बजट बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऊर्जा में भी 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी करी गई है। तो सरकार निश्चित तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो चाहे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो या दूसरे पावर एनर्जी है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों ही क्षेत्रों में जो अधोसंरचना विकास होना है उसको लेकर भी सरकार ने ध्यान दिया और उसमें भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह पीएचई के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, चूंकि सरकार जो है वो जल जीवन मिशन लागू कर रही है और उनका उद्देश्य है कि 2023 के अंत तक जो है वो प्रदेश के हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाए। तो उसको लेकर भी देखिए कि करीब 79%, 79% की बजट इस विभाग में बढ़ाया गया है पिछले साल की तुलना में। इसी तरह जैसे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि इस साल जो है उन 250 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नई सड़कें बनना है, उसको देखते हुए 7% पीडब्ल्यूडी का बजट बढ़ाया गया है। लेकिन दूसरी तरह निराशाजनक स्थिति खास करके अनुसूचित जाति के मामले में और दूसरा महिला बाल विकास के मामले में, इसमें बजट में कोई अनुसूचित जाति से जुड़े जो विभाग है उसमें केवल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी 0% है। दूसरी तरफ महिला एवं बाल विकास में केवल 2% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में इस बजट में। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो सरकार ने जो प्राथमिकता तय करी है उसमें बड़ी प्राथमिकता कृषि, सहकारिता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ें हैं। और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करके रोजगार का सृजन। जहाँ तक रोजगार के सृजन की बात है ऋतु जी, तो जब वित्त मंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चर्चा हुई तो उन्होंने जो उदाहरण दिए वो यही थे कि देखिए केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर योजना चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की है, यानी ऋण बांटकर रोजगार पैदा करने वाली बात पे जोर दिया गया है। हालांकि अभी विभागवार जब समीक्षा होगी तो ऐसा पता चला है कि कई विभागों में जो है इस तरह की योजनाएं हैं जिससे रोजगार सृजित होंगे, खासकर कि कृषि विभाग में। दूसरा सहकारिता के क्षेत्र में भी इस तरह की बातें पता चली हैं और वो अध्ययन के बाद आगे पता चलेगा कि कौन सी नई योजनाएं हैं जो सरकार इस समय, क्योंकि अभी ना तो बजट भाषण में इसका कोई विशेष उल्लेख हुआ है और ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री जी ने ऐसी कोई बात बताई है। बिल्कुल। गोविंद मालू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है। रवि जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हमने तो यहाँ पर हर एक मुद्दे उठाए, हर विभाग और हर क्षेत्र को यहाँ पर मुनाफा देने की कोशिश की है, विपक्ष वही विपरीत है, क्योंकि अब देखा जाए तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है, क्योंकि विपक्ष को मुद्दा चाहिए और सिर्फ मुद्दा चाहे दल कोई सा भी हो, वहां बीजेपी भी होती तो भी वो नाखुश ही नजर आते हैं अगर कांग्रेस यहाँ बजट पेश करती। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई में आपको लगता है कि मध्यम वर्गीय लोगों का हाथ खाली रह गया है? देखिए बिल्कुल ऋतु जी, स्वाभाविक तौर पर हर वर्ग की ये कामना होती है कि बजट में उसे कुछ सौगातें मिलेगी और मध्यम वर्ग भी यही अपेक्षा रखता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां देखी भी जाना चाहिए ऋतु जी। दरअसल क्या है कि इसको देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं, उसमें मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन जहां तक तकनीकी जो पहलू है वो आपको बेहतर तरीके से ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के में राजस्व की क्या स्थिति है। मतलब सबसे मेन जो सोर्स है वो क्या है, वो केवल कर है। मध्य प्रदेश के पास कोई और बड़ा, हालांकि खनिज संसाधन है, उनका उतना दोहन अभी उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, इसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा भी
वनों से भी कुछ आय अर्जित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जहाँ तक जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए अगर देखिए आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने जो आज अपना बताया है उसमें करीब 65,000 करोड़ रुपए उनके खुद के कर से मध्य प्रदेश में मिलना है। अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो ये करीब मामूली वृद्धि है, कोई बहुत अधिक नहीं। पिछले साल चूंकि कोरोना काल था इसलिए इसमें केवल 48,000 करोड़ मिला था और सरकार को उम्मीद है कि इस साल 33% इसमें इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में कुल कर से जो कर लग रहे हैं उसमें केवल 65,000 करोड़ सरकार को मिल रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर उम्मीद केंद्र से ही होती है। केंद्रीय करों में जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का वो 52,000 करोड़ के अनुमान है। जो इसके अलावा जो अनुदान केंद्र सरकार से मिलता है वो 36,000 करोड़ है। यानी जो आप अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जितना कर मिल रहा है उससे ज़्यादा केंद्र सरकार पर राज्य जो है वो आश्रित है। निश्चित तौर पर इस बजट में भी वही बात की गई है। तो ये जो तमाम चीज़ें इन्हीं को देखकर एक जो बजट इस साल का तय किया गया है। हालांकि बात काफ़ी अच्छा बड़ा बजट राशि रखी है पिछले साल की तुलना में और करीब 2,41,000 करोड़ का जो बजट इस साल सरकार ने पेश करा है। तो हालांकि देखिए घाटा पिछले साल भी सरकार, अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमें पिछले साल भी कोरोना काल में घाटा हुआ है और इस साल भी उन्होंने अनुमानित घाटा जताया है कि राजस्व घाटा अनुमानित है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी राशि होगी और इसकी पूर्ति जो है वो आने वाले सालों में हो पाएगी, अगले बजट में हो पाएगी। तो ये तमाम पहलुओं को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कर कहाँ से लिया जाता है और कितना कर है। तो निश्चित तौर पर अब जैसा मैंने कहा था कि 65,000 करोड़ केवल राज्य सरकार को अपने स्तर पे करों से मिलता है, बाकी जो है वो केंद्र पर आश्रित है। कोई और दूसरा बड़ा सोर्स मध्य प्रदेश के पास नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए समुद्र किनारे का राज्य होता है या कोई और होता तो दूसरे बड़े आय के स्रोत होते। निश्चित तौर पर कर एक है। तो जहाँ तक उम्मीद बस यही एक, हालांकि जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें एक सवाल उठा भी कि भाई, तो वित्त मंत्री जी ने कहा साहब हमने कर नहीं लगाया, तो एक सज्जन ने कहा कि भाई आपने बहुत एहसान करा। तो उनका कहना था कि कोई भी सरकार एहसान नहीं करती है, प्रयास यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बजट पेश करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा किया जाए ताकि लोग जो है वो बेहतर जीवन यापन कर सके। तो बिल्कुल जी। रवि जी, आपका रुख करूंगी मैं। आर्थिक सर्वेक्षण का अगर जिक्र किया जाए तो जीडीपी गिरी थी और यहाँ पर कई तरह के कर्ज भी यहाँ पर सरकार पे लगातार बढ़ रहा है और कर्ज के बीच इस तरह का बजट पेश करना जाहिर सी बात है कि चुनौतीपूर्ण रहा। महिलाओं पर विशेष फोकस भी यहाँ करने की कोशिश की गई, तो वो किस तरह का फोकस था जो महिलाओं के लिए यहाँ पर बजट में दिखाई दिया? देखिए ऋतु जी, जैसे अभी वित्त मंत्री जी ने बताया कि मध्य प्रदेश पर मतलब मार्च 2020 की बात हो रही है। मार्च 2020 तक करीब 1,99,000 करोड़ का कर्ज उन्होंने बताया और अगर पिछले साल 30-35 हज़ार का जो कर्ज और लिया गया, करोड़ का कर्ज जो और लिया गया, अगर उसे मिला लिया जाए तो ये करीब 2.25 लाख करोड़ से ऊपर का हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए एक बजट का एक बड़ा हिस्सा करीब 13% जो पार्ट है वो इसके ब्याज में ही अदा करना पड़ रहा है सरकार को। तो ये भी एक देखने वाली बात है। जहाँ तक देखिए रोजगार सृजन वाली बात है तो ऋतु जी देखा जाए तो वेतन पर एक बड़ी राशि खर्च हो रही है। जो नया बजट आया है उसमें एक अनुमान व्यक्त किया गया है करीब 28.93% जो है वेतन पर खर्च होगा, यानी करीब 29% के आसपास। अगर कुल बजट का अगर देखा जाए तो करीब 80,000 करोड़ रुपए केवल वेतन यानी स्थापना पे व्यय हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक रोजगार सृजन, हालांकि देखिए सरकारी नौकरियां उतनी अधिक उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकार के प्रयास यही है कि निजी क्षेत्रों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किया जाए। इसके लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर है या दूसरी योजनाएं। जहाँ तक आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, महिलाओं के कल्याण की बात करी, तो देखिए महिलाओं के लिए राज्य सरकार, शिवराज जी पहले भी स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा काम उन्होंने इस बार किया है कि उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए देखिए उन्हें जो स्कूल गारमेंट्स है उसके यूनिफॉर्म है उसकी सिलाई का काम उनको ठेका उनको दिया गया है, पोषण आहार वितरण का ठेका उनको दिया गया है और सरकार ने इस बजट में भी उनके लिए प्रावधान किया है कि कैसे स्वयं सहायता समूह को और ज़्यादा मदद की जाए। तो इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, अभी जब मेरी वित्त मंत्री जी से भी बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो भी तब भी उन्होंने यही उदाहरण दिए कि भाई देखिए स्ट्रीट वेंडर योजना हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करी, केंद्र ने केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लागू किया था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फॉरवर्ड किया है। वहाँ पर भी 10,000 रुपये का लोन दिलाकर और उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो गई। उसमें भी 3,000 रुपये जो है वो सरकार को अपना ब्याज देना पड़ता है, अनुदान देना होता है, ब्याज तो सरकार भरेगी। तो निश्चित तौर पर इन तमाम मदों में भी रोजगार सृजित करने का ही एक प्रयास है
क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियां निश्चित तौर पर यह बिल्कुल कटु सत्य है कि उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बड़ी संख्या बेरोजगारों की मध्य प्रदेश में है। इसे देखते हुए जैसे कि दोनों ही बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि आप जैसे मैंने बताया कि 80,000 करोड़ रुपए जो है केवल वेतन पर खर्च होगा पूरे बजट में से, तो इसको और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है स्थापना व्यय को, क्योंकि सरकार को बाकी काम भी करने, विकास के काम भी करने। तो निश्चित तौर पर जो पद सृजित हैं, जो खाली हो रहे हैं, उनको भर्ती, उनकी पूर्ति प्राथमिकता है और होना चाहिए कि पुलिस में सरकार भर्ती करने जा रही, कुछ और जो पद हैं उनको भी पीएससी के माध्यम से भरेगी, लेकिन ये एक बड़ी प्रक्रिया है। तरह की कोई घटना हुई और वो तुरंत अस्पताल या हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। देखिए मैं ऋतु जी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील है, ऐसा चाहे वो पत्रकारों से जुड़ा मामला हो या किसी भी जब भी उन्हें कोई इस तरह की ऐसी कोई घटना होती है तो वो तत्काल प्रयास करते हैं। अभी सीधी बस का जो बस हादसा हुआ है उसमें देखिए कि मुख्यमंत्री जी हालांकि 2 मंत्रियों को उन्होंने पहले दिन भेजा और उन्होंने दूसरे दिन जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा भी कि मैं पहले दिन इसलिए नहीं आया कि मेरे आने से कोई रेस्क्यू में बाधा पैदा ना हो। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने एक एक घर जाके वहाँ पर लोगों को गले लगाया, उनके आंसू पहुँचने का काम किया। काफ़ी संवेदनशील है और आज से नहीं, वो मैं जब से उन्हें जानता हूँ, खास करके जब वो किसी पद पर नहीं थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे या उससे पहले भी, वो उन्होंने लड़कियों की शादियां कराई हैं, कई शादी कराई, इसको फिर सरकारी अभियान से भी उन्होंने जोड़ा है। तो एक ये जब किसी के दिल में जब संवेदनशीलता होती है ये तभी होता है और वो सबके अलग अलग, चूंकि मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर, और वो जो आज अगर मान लीजिए कृतिका जी को देखने पहुंचे हैं तो ये उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल गोविंद मालू जी, इसी पर एक योगेश जी मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगी इसी पर, लेकिन उससे पहले रवि जी आप कुछ कहना चाहते हैं जी। जो पूछा था मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के मामले में, एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा कि जब सामूहिक विवाह योजना शुरू हुई थी उस समय आपको ध्यान होगा कि कुछ फर्जी मामले भी सामने आए थे। जब मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में पूछा तो उनका एक बहुत बढ़िया जवाब था कि रवि जी मैं अगर चाहूं तो इस पर कार्रवाई करवा सकता हूं, लेकिन उस गरीब के बारे में सोचिए जिसने 1,500 रुपए के लिए सामाजिक जिल्लत झेलने की कोशिश की है, तो उसकी पीड़ा देखिए। तो मतलब आप देखिए कि उस कितनी उनकी गरीबों के प्रति जो सद्भावना है, वो कितने निचले स्तर तक, जमीन तक जाकर वो चीज सोचते हैं कि अगर जेल की यात्रा करा देने से उसको कुछ सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं, लेकिन अगर वो गरीब ने ये किया है तो निश्चित तौर पर। ऐसे एक छोटा सा किस्सा और है कि जब वो गंज बासोदा जल अभिषेक अभियान का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो एक सुरक्षा गार्ड का पैर उनके पैर पर रखा गया और उनका सैंडल उतर गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पीछे पलटे, अपना सैंडल पहना और फिर आगे चल दिए। तो आप देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो बताती है कि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता निचले गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी ज्यादा अधिक है। जी आगे निकल गया, ये तुलना की जानी चाहिए। हमने मध्य प्रदेश का 15। ठीक है, हमारे पास समय की कमी, चर्चा को यहीं खत्म करना हुआ है। रवि जी एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी कि बजट को लेकर यहाँ पे जिस तरह के तमाम प्रावधान और बातें कही गई वो तो ठीक है, बड़ी बातें भी नजर आई हैं, लेकिन कोई विशेष वर्ग आपको नजर आया जिसमें बजट को ज्यादा साधने की कोशिश की गई हो? एक छोटे से संक्षेप में आपका जवाब। तो जी इस क्षेत्र में कृषि और सहकारिता, मैंने कहा ना कि कृषि में 43% की वृद्धि करी गई और उसमें काफी कुछ नई योजनाएं जैसे शुरू है कि जैसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण है। पिछली बार तो ये योजना थी नहीं, ना बजट में शामिल थी, क्योंकि पिछली बार बजट नहीं आया था, लेखानुदान पारित कर रहा था, और लेकिन बावजूद इसके करीब 1,500 करोड़ रुपए सरकार ने उसमें बांटे और 400 करोड़ अभी और इस महीने बांटने जा रही है, तो करीब 1,500 करोड़ रुपए उसमें बांटे। और तो इस बजट में जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण के लिए करीब 3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 3,200 करोड़ की। तो ऐसे कई मद है जिसमें कृषि क्षेत्र में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी है, जल जीवन मिशन को भी महत्व दिया गया है, और इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में भी इसी तरह से दिया। जहां तक महिलाओं की बात है तो देखिए ऋतु जी, मैं हालांकि गृह विभाग के बजट के हिसाब से देखा जाए तो केवल 7% की बढ़ोतरी इस बार की गई है पिछले साल की तुलना में। तो निश्चित तौर पर जो अभी बजट भाषण में भी वित्त मंत्री जी ने यही कहा कि हम माफिया के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, और इसके अलावा जो गुमशुदा बच्चे उनको वापस करने के लिए सख्ती की गई है, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्ती की गई। तो सरकार जो है पुलिस को, व्यवस्था को और दुरुस्त करके कैसे इन अपराधों को रोका जाए उस दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो शिवराज, सरकार के